हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो सब अच्छा चल रहा होगा। उम्मीद है सब बढ़िया ही चल रहा है। पर मेरी थोड़ी तबीयत खराब होने की वजह से हम लेक्चर नहीं डाल पाए। ठीक है, तो अब हम फिर से ठीक हो गए हैं। तो देखो, अब हम आज का लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल जोश के साथ आप लगे रहिए और लेक्चर्स देखते रहिए। ठीक है, तो देखो बच्चों, आज का जो लेक्चर हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स का। ठीक है, अभी तक हमने जनरल प्रॉपर्टीज जो हैं वो कंप्लीट कर ली हैं और अब हम आ चुके हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स किनके, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के। ठीक है, तो ध्यान से देखते रहें। चलो हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और देखो इधर डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, ठीक है, उनमें फर्स्ट जो कंपाउंड है वो है बेटा अपना ऑक्साइड्स और ऑक्सो एनाइंस। ठीक है, अब देखो ऑक्साइड्स जो होते हैं, पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन कब होता है। देखो, जब कोई एलिमेंट है वो ऑक्सीजन से क्या कर दे, रिएक्ट कर ले एट हाई टेम्परेचर पर ऑक्सीजन से क्या करे, रिएक्ट कर जाए, तो किनका फॉर्मेशन करता है, ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन कर लेता है। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है। तो अब हम आगे जो बात करने वाले हैं, तो ये जो ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, तो ऑक्साइड भी कई टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो ऑक्साइड्स के जो टाइप्स हैं वो हम आगे इसमें डिस्कस कर लेते हैं। तो ध्यान से देखो, ऑक्साइड्स में फर्स्ट जो टाइप है वो है बेटा एसिडिक ऑक्साइड। कौन सा है? एसिडिक ऑक्साइड। अब मेन बात ये आती है कि सर ये एसिडिक ऑक्साइड क्या होता है। तो ध्यान से सुनना, एसिडिक ऑक्साइड क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। देखो, जो भी ऑक्साइड बन रहा है, अगर उस ऑक्साइड में मेटल है, अपनी मैक्सिमम ओएस में है, ठीक है, या हायर ओएस में है, ठीक है, हायर मतलब उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाओं में है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ऐसे ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होने वाले। क्यों होने वाले, हम सब कंप्लीट से आपको समझा देंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो, हम पहले लिख लेते हैं क्या, द ऑक्साइड्स द ऑक्साइड्स the oxides in which the oxides in which metal ion has maximum OS। OS का मतलब क्या है बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर। तो ऐसे ऑक्साइड जिनमें मेटल आयन है वो मैक्सिमम OS में होता है। वो कौन से ऑक्साइड होते हैं बेटा, एसिडिक ऑक्साइड। क्लियर। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूं, यहां पर ध्यान से एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। तो देखो, अगर मैं बात करूं तो Mn2O7, ठीक है, मैग्नीज जो होता है उसका ऑक्साइड होता है। इसी के बाद में हम बात कर लेते हैं CrO3, क्रोमियम ऑक्साइड होता है। ऐसे ही हम बात कर लेते हैं V2O5, वेनेडियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो यहां Mn जो है, Mn की जो OS है वो बेटा +7 है। कितना है, +7। और देखो Mn की मैक्सिमम +7 होती है, हमने डिस्कस कर लिया है ऑक्सीडेशन स्टेट वाले टॉपिक में। यहां जो क्रोमियम है, क्रोमियम की OS कितनी होती है बेटा, +6। और OS कैलकुलेट करना आपको आता होगा। ठीक है, जैसे मैं समझा देता हूं कि अगर आपको क्रोमियम की OS कैलकुलेट करनी है तो इसको आपको x मान के चलना है। हम x अज्यूम कर लेते हैं। ऑक्सीजन की जनरली कितनी होती है, -2। एक ऑक्सीजन की -2 है, 3 ऑक्सीजन तो -6 हो गया, -2 × 3 -6। तो हमने इसको क्या माना, x, और इनका सम करना है, सम। ठीक है, क्योंकि ये न्यूट्रल है तो सभी OS मतलब जो एटम्स हैं उनकी OS का सम है वो इक्वल्स टू करना है 0, मतलब 0 के बराबर करना। तो ये x हो गया, ये कितना है, -2 × 3, और ये इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। तो यहां से x +-6 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया अपना, +6। तो OS कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, OS कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, डस्टर कहां गया भाई, ओके 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 ओके, ये रहा। ठीक है, चलो तो ध्यान से देखो बेटा, तो OS कैलकुलेट करना आपको
आता होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम यहाँ वेनेडियम की बात करें तो वेनेडियम की यहाँ कितनी होने वाली है बेटा, +5। और ओएस में चेक करो, मैग्नीज जो होता है वो मैक्सिमम +7, क्रोमियम मैक्सिमम +6 और वेनेडियम मैक्सिमम +5। तो मैक्सिमम ओएस में जो है वो एसिडिक नेचर के होने वाले। क्लियर है? अब मैं समझाता हूं कैसे। एक बात बताओ, एसिड कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। लुईस के अकॉर्डिंग, लुईस जो था उसने कहा था इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले, लेने वाले, ठीक है, वो क्या होते हैं, एसिड। और इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले, देने वाले, वो क्या होते हैं, बेस। तो यहां पे एक बात बताओ, Mn कौन सी ओएस में है, +7। और इधर थोड़ा सा ध्यान दो, Mn अगर +7 में है तो Mn का ओएस जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है, ऑर्गन, ठीक है, 3d5 4s2, ये होता है Mn का। अगर मैं Mn +7 कर दूं, यानी कि +7 ओएस में है यहां, तो ध्यान से देखो ये क्या करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे इसने, तो 2 ये 5 ये, तो 7 गए तो यहाँ 0 बच गया, तो ये भी 0 ये भी 0। तो बताओ ये इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन आगे डोनेट नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि ये हाईली स्टेबल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता। डोनेट नहीं कर सकता बट एक्सेप्ट तो कर सकता है, क्यों? देखो +7 है, डी वैकेंट है, एस वैकेंट है, दे नहीं सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए बहुत हाई एनर्जी का रिक्वायरमेंट है। परंतु ये +7 मतलब 7 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा और लोअर ओएस में स्टेबल होना जाएगा, यूं मान के चल सकते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन ओनली गेन कर सकता है, डोनेट नहीं कर सकता। अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है तो अभी अभी मैंने कहा है इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाले, लेने वाले लुईस एसिड होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ये लुईस एसिड हो गया, ठीक है। तो ये लुईस एसिड है, यानी कि यूं कह सकते हैं ये एसिडिक नेचर का है, ठीक है। लुईस ने कहा था इलेक्ट्रॉन लेने वाले क्या होता है, एसिड। तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, करेगा? अगर अदर किसी सबस्टांस के साथ प्रेजेंट होगा तो उससे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिलीज करवाएगा, खुद एक्सेप्ट करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाले क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। सही है? चल, तो यहां तक की बात क्लियर हो गई कि एसिडिक नेचर क्यों होती है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट या मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में। क्लियर है कि नहीं है? चलो ठीक है, अगली बात हम कर लेते हैं कि अगर हम बात करें तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ कह सकते हो या एसिडिक नेचर कह सकते हो, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है किसके, ओएस के। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है किसके बेटा, ओएस के। किसके होती है, ओएस के। यानी कि ओएस जितनी हाई होगी उस ऑक्साइड की एसिडिक नेचर भी उतनी ही हाई होगी। कैसे? एक बात बताओ, यहां +7 है, यहां +6 है, यहां +5 है, बताओ स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन्स कौन अट्रैक्ट करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन जल्दी से कौन खींचना चाहेगा, जल्दी से कौन एक्सेप्ट करना चाहेगा, जिस पर ज्यादा प्लस है। क्योंकि जितना ज्यादा प्लस है उतना ही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो खींचना चाहेगा। सिंपली ऐसे समझ सकते हो आप। तो जिस पर ओएस ज्यादा है, +7 है, तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, जल्दी से इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। तो बताओ ये स्ट्रॉन्ग क्या हो गया, एसिड हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन लेगा और सामने वाले से हाइड्रोजन वगैरह जो भी H+ है वो क्या करा देगा, फटाफट रिलीज कराएगा। उससे जैसे इलेक्ट्रॉन लेगा H+ निकला, इलेक्ट्रॉन ले गया H+ निकला, इलेक्ट्रॉन ले गया H+ के फॉर्म में निकल गया। समझ में आ गया? क्लियर है भाई? H+ के फॉर्म में कब निकलेगा, जब हाइड्रोजन से क्या खींच ले इलेक्ट्रॉन, तो H किसके फॉर्म में निकल गया, प्लस, और यहां से इलेक्ट्रॉन कौन खींच ले गया, ये। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेकर के H+ जल्दी से क्या करता है, रिलीज करवा देता है किसी अदर सब्सटेंस। क्लियर है कि नहीं? तो ये क्या हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग। अब ये +6 ये +5 मतलब कम पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इजीली या यूं कह सकते हैं स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, जल्दी से इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा, ये खींचेगा पर थोड़ा स्लो। तो इसकी एसिडिक नेचर क्या हो जाएगी, कम। तो अब समझ में आ गया होगा क्या, कि जो हायर ओएस में होते हैं वो मोर एसिडिक होते हैं। और मोर एसिडिक क्यों होते हैं, बात क्लियर हो गई होगी।
क्लियर है कि नहीं है? तो यहां हम लिख सकते हैं कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो प्रोपोर्शनल होती है किसके, ओएस के। तो यहां से अगर मैं ऑर्डर की बात करूं, ठीक है, किसकी, एसिडिक स्ट्रेंथ की, तो यहां से हम बात कर ले एसिडिक स्ट्रेंथ, इन्हीं की एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर ले। तो बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी इनकी, तो MN2O7, ये मोर एसिडिक होगा, फिर CrO3, और फिर फाइनली अगर हम बात कर लें तो यहां पर V2O5 लेस एसिडिक होता जाएगा। क्लियर है, क्योंकि मोर OS मोर एसिडिक। क्लियर है। अब नेक्स्ट अगला पॉइंट ध्यान से देखो, सपोज दैट अगर हम मान लें कि OS सेम हो गई, OS क्या हो गई, सेम, तो फिर एसिडिक नेचर किससे डिसाइड करेंगे हम, ठीक है। तो यहां पर ध्यान से देखना कि इफ OS is same, if OS is same या सिमिलर, अगर OS क्या हो जाए, सिमिलर हो जाए, तो अब एसिडिक जो स्ट्रेंथ है, एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है, तो वो जो एसिडिक स्ट्रेंथ है बेटा वो साइज से हम डिसाइड करेंगे, और साइज के क्या होने वाला है, इनवर्स। साइज के क्या होने वाला है, इनवर्स। क्लियर है। तो एसिडिक जो स्ट्रेंथ है वो साइज के क्या हो जाएगी, इनवर्स हो जाएगी। जरा आप यूं समझ के चलो कि देखो जिस आयन का साइज जितना क्या होगा, मेटल आयन का साइज जितना क्या होगा छोटा, तो उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर, यूं कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट। तो साइज जितना छोटा होगा, आप देखो न्यूक्लियस और आउटर सेल कहां आता जाएगा, पास, तो इलेक्ट्रॉन को वो क्या करता जाएगा, इजीली क्या करेगा, अट्रैक्ट। और जो जितना इजीली अट्रैक्ट कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन उतना ही आसानी से गेन भी करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचना चाह रहा है। और जितना इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा, आप भी देखो वो कौन सी नेचर शो करेगा, एसिडिक। तो बेटा साइज अगर डिक्रीज होती जाएगी, साइज डिक्रीज होती जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन इंक्रीज होता जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ जाएगी। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, वो इजीली अट्रैक्ट कर लेगा, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। और स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा तो बताओ एसिडिक नेचर बढ़ गई, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है। समझ में आ गई। तो साइज डिक्रीज होने से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर बढ़ती है, और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की पावर बढ़ती है तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले एसिडिक नेचर शो करते हैं। तो एसिडिक स्ट्रेंथ हो गई कब, जब OS क्या हो, सिमिलर। जैसे एक एग्जांपल में इसका क्लियर करता हूं, ध्यान से देखना इसका एक एग्जांपल। देखो CrO3 है, एक बेटा अपने पास MOO3 है, और एक है बेटा अपने पास WO3, ठीक है, मोलिब्डेनम, टंगस्टन और क्रोमियम। अगर मैं क्रोमियम की बात करूं तो बेटा यहां इसकी OS +6 है, यहां भी बेटा इसकी OS +6 है, और यहां भी इसकी OS बेटा +6 है। तो अब OS तो क्या हो गई बेटा, सिमिलर। तो अब हमें एसिडिक नेचर डिसाइड करना है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिसाइड करेंगे किससे, साइज से। तो आप खुद दिमाग लगाओ बेटा, ये 3D सीरीज एलिमेंट है, सॉरी ये 3D है, ये 4D है, और ये 5D सीरीज एलिमेंट है। और ध्यान से देखो क्रोमियम के बिलो मोलिब्डेनम आता है ना, मोलिब्डेनम के बिलो कौन आता है, टंगस्टन। ये 3D, ये 4D, और ये 5D सीरीज एलिमेंट है, ठीक है। और हम सब जानते हैं टॉप टू बॉटम जब हम मूव करते हैं तो साइज क्या होता है, इंक्रीज। टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्लियर। तो आप खुद देखो ना, क्रोमियम से लार्ज साइज का कौन होता है, मोलिब्डेनम। और मोलिब्डेनम और टंगस्टन ऑलमोस्ट क्या होते हैं, सिमिलर साइज के, पर हल्का सा क्या होता है, डिफरेंस। कि सिंपल सी बात है। तो डाउन साइड में जनरली साइज क्या होता है, इंक्रीज, और डाउन साइड में जनरली साइज इंक्रीज होता है। तो साइज इंक्रीज होने से एसिडिक नेचर क्या होने वाली है, डिक्रीज। तो अब यहां हम लिख सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी इनकी,
एसिडिक स्ट्रेंथ। तो मुझे बताओ बेटा इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी। देखो साइज डाउन साइड में जाने पर इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज होने से एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होने वाली है, डिक्रीज। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो किसकी ज्यादा होने वाली है, CrO3 की, बिकॉज इसका साइज क्या है, कम। इसका साइज कम है, इनका साइज इंक्रीज हो रहा है। साइज इंक्रीज होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। तो बताओ क्रोमियम का साइज स्मॉल है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। फिर इससे कम कौन हो जाएगा, मोलिब्डेनम का ऑक्साइड। और भी कम कौन हो जाएगा, WO3। ठीक है, तो इनकी एसिडिक जो स्ट्रेंथ है वो इस ऑर्डर में क्या होने वाली है, डिक्रीज। तो ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने जनरली। ये तो हो गए मेटल्स के। नॉन मेटल्स में भी ऐसा देखा जाता है जिसमें एक एग्जांपल नॉन मेटल का होता है, जैसे एक तो है P2O5, ठीक है, और एक है N2O5। क्लियर। अब इन दोनों एसिडिक नेचर शो कर रहा है। अब मोर एसिडिक कौन सा होगा, तो सिंपल सी है, देखो ये नाइट्रोजन फैमिली के, नाइट्रोजन और ये फास्फोरस, इसकी OSB+5 है, इसकी OSB+5 है, OS सेम हो गई। तो अब देखो टॉप टू बॉटम चल रहा है, टॉप टू बॉटम चलने से साइज इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होने से एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है। तो N2O5 मोर एसिडिक है किससे, P2O5 से। तो ये तो हम मेटल्स की बात कर रहे हैं, नॉन मेटल्स में भी ऐसा होता है। ठीक, तो N2O5 मोर एसिडिक, P2O5 लेस एसिडिक। तो ये होता है। ठीक है, तो OS से हम क्या कर सकते हैं, ये साइज से हम इनकी एसिडिक जो स्ट्रेंथ है उसको डिफाइन कर सकते हैं। और एक लास्ट और फाइनली एक नोट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां पे नोट पॉइंट ध्यान से देखो, ये काम का है। ठीक है, नोट पॉइंट क्या कहता है कि द ऑक्साइड्स, समझाऊंगा बाद में मैं, द ऑक्साइड्स इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट या मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, OS, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसका मीन क्या है, ये काम की बात है। ठीक है, देखो मैक्सिमम OS में जो ऑक्साइड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो अदर सब्सटेंस का क्या कराएं, ऑक्सीडेशन कराएं। अदर सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन कराने का मतलब है उससे इलेक्ट्रॉन निकलवा दें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलना या इलेक्ट्रॉन डोनेट करना ऑक्सीडेशन है। अगर कोई अदर सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो बताओ अदर सब्सटेंस उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए तो वो ऑक्सीडाइज हो गया। अब अदर सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन निकलवाए, ठीक है, किसने, इन्होंने। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करते हैं, तो अदर सब्सटेंस के पास जाएंगे, उससे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलवाएंगे। क्लियर है। और अगर इलेक्ट्रॉन निकलवाएंगे तो अदर सब्सटेंस का क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन। और अगर अदर सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो ऑक्सीडेशन किसने किया, इन्होंने, तो इनको कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो अदर सब्सटेंस का क्या कर दे, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन क्यों करना चाहेंगे ये, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहते हैं, गेन करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो दूसरे से विड्रॉ कर लेंगे, खींच लेंगे, निकाल लेंगे, और दूसरे से निकाल लेंगे तो उसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो मैक्सिमम OS में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए। समझ में आ गया क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेना ही चाहते हैं, देना नहीं चाहते, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलवाएंगे, विड्रॉ ही करेंगे, तो अदर सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन ही होगा। समझ में आ गई होगी बात। तो ये एसिडिक जो ऑक्साइड्स है बेटा वो हमारे क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। क्लियर है, बातें सारी समझ में आ गई होगी। आप एक काम करें, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं इसमें। क्लियर है, चलो, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ध्यान से देखो, अब हम अगला जो टाइप है ठीक है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। और अगला जो टाइप है सेकंड, ठीक है, वो है बेसिक ऑक्साइड। कौन सा है, बेसिक ऑक्साइड। तो सेकंड जो टाइप है, सेकंड
वो कौन सा है? बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, क्षारीय ऑक्साइड इसे हम कह सकते हैं। इनको मैं मिटा देता हूं। देखो कॉन्सेप्ट हमने आपको समझा दिए हैं अच्छे से, क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे अब, बस कॉन्सेप्ट सीख लो। अब एक और चीज मेरे को ये बताओ, बेसिक ऑक्साइड कौन होंगे जो किसके टाइप से बिहेव करे? बेस के टाइप से, या बेसिक नेचर शो करे, उन्हें हम क्या कहते हैं? बेसिक ऑक्साइड। अरे बोलो हाँ कि ना? क्लियर है कि नहीं? अब एक बात बताओ, बेस कौन होता है? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। मैंने स्टार्टिंग में आपको ये कहा था, अकॉर्डिंग टू लुईस, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले क्या होते हैं? बेस। अरे यस कि नो? समझ में आई कि नहीं बातें? ठीक है, चलो, तो वो कौन से नेचर के होंगे? बेसिक नेचर के। तो यहां पर ध्यान से देखना, द ऑक्साइड इन विच मेटल आयन हैज, मैक्सिमम की जगह यहां आ जाएगा मिनिमम। इस बार अगर मेटल आयन है वो मिनिमम ओएस में है, तो वो ऑक्साइड कौन से होने वाले हैं? बेसिक ऑक्साइड होने वाले हैं। क्लियर है? तो ऐसे ऑक्साइड जिनमें मेटल आयन है वो अपनी मिनिमम ओएस में होता है। कौन से होते हैं? बेसिक। एग्जांपल समझाता हूं, फिर कॉन्सेप्ट देखो। एग्जांपल जैसे अगर हम बात करें तो जैसे FeO हुआ, ठीक है, ठीक है, MnO हुआ, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें जैसे TiO हुआ, ऐसे ही एक और Fe2O3, ये भी बेसिक नेचर के होते हैं। क्लियर है? तो मिनिमम ओएस में होनी चाहिए। मिनिमम मतलब जितनी लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हो, मिनिमम मतलब कम से कम। ऐसा क्यों हो रहा है वो भी देखते हैं। अब एक बात बताओ, जैसे MnO है, अच्छा Fe में, Fe कौन सी ओएस में है? देखो +K2 मिनिमम। Mn की मिनिमम कितनी होती है? +K2। टाइटेनियम की मिनिमम कितनी हो सकती है? +K2। Fe की कितनी? यहां +K3 है, मिनिमम कमी है। जनरली देखा जाए तो Fe की ओएस +6 तक होती है, पर यहां कितनी है? बताओ, +3। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब जरा कॉन्सेप्ट समझो आप। क्या समझो? कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है? इधर देखो, जैसे Mn का एग्जांपल लेता हूं। Mn जो है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? ऑर्गन 3d5 4s2। Mn+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ऑर्गन और 3d5। ये स्टेबल है अभी देखो Mn की लोअर ऑक्सीडेशन +2 है, मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन, कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन ही डोनेट कर सकता है, इससे कम नहीं। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन। और Mn की मैक्सिमम ओएस कितनी है? +7। और देखो +7 स्टेबल होती है। क्या होती है? स्टेबल। तो Mn अब देखो इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता क्योंकि मिनिमम ओएस में, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन तो डोनेट करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके किस में जाना चाहता है? Mn+7 में, क्योंकि इसकी स्टेबल ओएस कौन सी होती है? +7 और +2, तो +2 में तो है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है इजीली, और कहां तक जा सकता है? +7 तक। तो जो मिनिमम ओएस में होते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहते हैं? डोनेट, और अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाकर क्या होना चाहते हैं? स्टेबल। तो Mn जो +2 है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी शो करेगा, और कहां जाना चाहेगा? +7, क्योंकि Mn की +7 स्टेबल। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं वो इलेक्ट्रॉन दे करके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना पसंद करते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो कौन होता है? बेस, यानी कि बेसिक नेचर शो करेंगे ये। अरे क्लियर है कि नहीं है? बात समझ में आ गई? क्लियर? तो ये बेसिक नेचर के हो गए। इसके बाद में अगर हम यहाँ एक नोट पॉइंट की बात कर लें तो सिंपल सी आपको ध्यान रखना है कि बेसिक नेचर क्या है। तो मिनिमम ओएस में होंगे तो क्या होंगे? बेसिक नेचर के होंगे। क्लियर? तो उनकी बेसिक नेचर ज्यादा होगी, यूं कह सकते हैं। अब अगला जो नोट पॉइंट है वो ध्यान से देखो, ठीक है। नोट पॉइंट, नोट पॉइंट क्या है? नोट पॉइंट कहता है, क्या कहता है? नोट पॉइंट ये कहता है the oxide in which the oxide in
विच मैक्सिमम, या डायरेक्ट लिख सकते हैं द ऑक्साइड इन मिनिमम, मैक्सिमम नहीं मिनिमम, ऑक्साइड इन मिनिमम ओएस एक्ट एज, ओएस का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट, एक्ट एज स्ट्रॉन्ग reducing, strong reducing agent, ठीक है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है कौन, मिनिमम ओएस में। कैसा, एक बात बताओ, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, जो दूसरे का क्या करे, रिडक्शन करे। दूसरे का रिडक्शन करने का मतलब है, रिडक्शन कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो जाए, यानी कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, कब करेगा, जब उसको मिलेंगे, और मिलेंगे कौन देगा, ये, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहते हैं, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और अदर सबस्टांस को देंगे, और अदर सबस्टांस उन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना क्या है, रिडक्शन है। सिंपल सी बात है। तो उसका रिडक्शन हो गया। रिडक्शन किन्होंने किया, इन्होंने। क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या डोनेट किए, इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो अदर सबस्टांस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उनका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। और रिडक्शन कौन कर रहा है, ये, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो सिंपल सी ये क्या हो जाते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, जो रिडक्शन करता है, ठीक है। दूसरे का क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है, वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। या खुद इलेक्ट्रॉन डोनेट करता हूं, वो भी रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, यानी कि इनका ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरे का रिडक्शन हो रहा है। तो दूसरे का रिडक्शन करते हैं और खुद का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन देना ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये बात क्लियर हो गई। तो ये स्ट्रॉन्ग क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, ये इजीली इलेक्ट्रॉन दे करके अदर सबस्टांस का क्या करना चाहते हैं, रिडक्शन। इसके बाद में थर्ड जो आता है, ठीक है, तो ये बेसिक। अगला जो थर्ड है वो है एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। देखो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन से होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो एसिडिक नेचर भी शो करें और बेसिक नेचर भी शो करें। अब सिंपल सी आप दिमाग लगाओ, एसिडिक नेचर का मतलब इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, बेसिक नेचर का मतलब इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। तो देखो मैक्सिमम वाले तो ओनली इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, हमने एसिडिक जो ऑक्साइड थे उनमें पढ़ा था कि मैक्सिमम ओएस में जो होते हैं वो केवल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, और मिनिमम में होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, यानी कि ये ओनली बेसिक हो सकते हैं और मैक्सिमम में ओनली एसिडिक हो सकते हैं। अगर मान लो इनके इंटरमीडिएट कोई है, जैसे Mn की कितनी है, +7 मैक्सिमम, +2 मिनिमम, अगर +4 हो गई तो देखो +4 से वो +7 में भी जा सकता है, और +4 से वो +2 में, मतलब ले भी सकता है इलेक्ट्रॉन और दे भी सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है और डोनेट भी कर सकता है। तो इंटरमीडिएट जो ओएस होती है उनमें ऑक्साइड्स कौन सी नेचर शो करते हैं, एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं। बात समझ में आई होगी, तो यहां हम लिख देते हैं the oxides in which the oxides in which metal ion has intermediate OS, इंटरमीडिएट OS, यानी कि इंटरमीडिएट OS में अगर है कोई मेटल आयन किसी ऑक्साइड में, तो वो ऑक्साइड कौन से नेचर का होता है, एम्फोटेरिक नेचर का होता है। और वो क्यों होता है मैंने समझा दिया। मिडिल वाली अगर इंटरमीडिएट OS है तो देखो वो हायर में भी जा सकती है और लोअर में भी जा सकती है। हायर में जाएगी इलेक्ट्रॉन गेन डोनेट करेगी तो बेसिक, और लोअर में आएगी तो इलेक्ट्रॉन लेगी तो एसिडिक। क्लियर है कि नहीं। तो दोनों नेचर शो कर रहे हैं। अब देखो हम पूरी पीरियोडिक टेबल में जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो ऑलमोस्ट 11 एलिमेंट ऐसे हैं जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड का क्या कर लेते हैं, फॉर्मेशन कर लेते हैं। मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इनको हम ट्रिकली याद भी कर लेंगे, ध्यान से देखते जाओ मैं जो बता रहा हूं वो, ठीक है। एक जो है वो है जेडन, जेडन एम्फोटेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। फिर बेरिलियम, बेरिलियम भी एम्फोटेरिक।
फिर एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक करता है। फिर गैलियम, ये भी एम्फोटेरिक। पीबी लेड, ठीक है, ये भी करता है। मैंगनीज Mn भी करता है, ठीक है। फिर Sn टिन, ठीक है। फिर क्रोमियम, फिर वैनेडियम, फिर एंटीमनी, ठीक है। और फिर As। तो देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। तो 11 एलिमेंट्स हैं जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड का क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं। As आर्सेनिक होता है, ठीक है। ये तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। तो जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड फॉर्मेशन करा हुआ है, अब इनके ऑक्साइड कौन कौन से हैं, वो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, तो वो भी ध्यान से देख लो, मैं बता देता हूँ। इसका होता है ZnO, इसका होता है BeO, बेरिलियम का ऑक्साइड। इसका आप जानते हो Al2O3, गैलियम का Ga2O3, ठीक है। Pb के दो होते हैं, PbO और एक होता है PbO2, दोनों के दोनों एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। Mn जो होता है, ठीक है, इसका होता है MnO2। कौन सा है, MnO2। इसके बाद Sn की बात करें तो इसका SnO और SnO2 दोनों। क्रोमियम का जो होता है वो होता है Cr2O3। वेनेडियम का होता है ना वो V2O5। ध्यान से देखो, इसको एसिडिक में भी हमने डिस्कस किया था, तो ये एम्फोटेरिक नेचर भी शो कर रहा है, ठीक है। और Sb का होता है Sb2O3 और आर्सेनिक का होता है As2O3। तो ये कुछ ऑक्साइड्स हैं ये तो कौन सी नेचर के होते हैं, एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। क्लियर है। मेनली आपको एलिमेंट का पता होना जरूरी है, क्योंकि एलिमेंट पता होगा तभी तो पता चलेगा एम्फोटेरिक कौन से हैं। और कॉमनली ध्यान से देखो, इन दो के तो ऑक्साइड है सिंपली ZnO BeO है, और मैक्सिमम A2B3 टाइप का है। A2B3 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 A2B3, ठीक है। और वेनेडियम का एक V2O5 ध्यान रखना है, और Mn का MnO2 ये ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी सब जनरली A2B3 टाइप के, ठीक है। अब याद करने के लिए तो इन दोनों को मिक्स करके हम लिख सकते हैं जनाबे। हिंदी में लिखता हूं, इजी याद रहता है, ठीक है। जनाबे अली, जनाबे अली, अली मतलब Al, ठीक है। गाय तो Ga, गाय, ठीक है। पब, PB, पब में, गाय पब में, सुना करे, सुना करे, वो या वे, वी, ठीक है। वेनेडियम सभी, सुना करे वे सभी आशिक, पता है आपको, ठीक है। ऐसी जगह पे गाने वाने चलते हैं सुनने, वही लोग जाते हैं दिल के मरीज, तो आशिक लोग हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, जनाबे अली है, वो पब में गा रही है। जनाबे अली जानते हो ना क्या होता है, मोहतरमा जो कोई बड़ी, ठीक है। तो जनाबे अली गए पब में और सुना करे वो सभी आशिक। तो इस टाइप से आप इनको क्या कर सकते हो, इजीली याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखो अपने कितने टाइप के हो गए बेटा, 3 टाइप के ऑक्साइड्स हो गए, ठीक है। ओके, मैं साइड में हो जाता हूँ, फटाफट से स्क्रीनशॉट मारो और फिर हम आगे बढ़ लेते हैं। चलो, तो हम नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट और फाइनल जो ऑक्साइड्स का है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, और वो है मिक्स्ड ऑक्साइड। कौन सा है भाई, मिक्स्ड ऑक्साइड। तो ये ध्यान रखने हैं आपको, ये जो एलिमेंट है, मेटल्स या नॉन मेटल्स जो भी हैं, उन जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड का क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं, इनके बारे में आपको थोड़ा ध्यान होना जरूरी है। क्वेश्चन तो इजीली सोल्व हो जाएगा अगर ये ध्यान होंगे। क्लियर है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, आराम से पढ़ते रहना। चलो, तो फाइनली जो ऑक्साइड है उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं।
तो फोर्थ नंबर जो ऑक्साइड हम डिस्कस कर रहे हैं वो है मिक्स्ड ऑक्साइड। कौन सा है बेटा? मिक्स्ड ऑक्साइड। मिक्स्ड ऑक्साइड ऐसे होते हैं जिनमें देखो, ऐसे ऑक्साइड जिनमें जो एलिमेंट है या मेटल आयन है वो दो या दो से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट रखती है। एक ही मेटल, टू और मोर देन टू टाइप्स ओएस को क्या करती हैं? रखती हैं। ठीक है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं द ऑक्साइड्स इन विच a metal ion has more than one type of OS। ठीक है, more than one type of OS, यानी कि एक से ज्यादा प्रकार की क्या रखें? OS रखें। तो ऐसे ऑक्साइड्स को हम क्या कहते हैं? मिक्स्ड ऑक्साइड कहते हैं। फटाफट से देखो, मैं आपको बता देता हूं कुछ एग्जांपल्स, इसको जल्दी से खत्म करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। Fe2O3, ठीक है, सॉरी Fe2O3 नहीं, Fe3O4, ठीक है, मैग्नेटाइट, ठीक है। मैग्नेटाइट जो होता है इसमें क्या होता है? दो टाइप के ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है। यहां पर एक तो होता है FeO और एक होता है Fe2O3, ठीक है। भी यहां पर ध्यान से देखो, Fe2O3 और FeO, इन दोनों ऑक्साइड के मिक्स होने से कौन सा बना है? Fe3O4। और यहां अगर हम बात करें तो Fe की ऑक्साइड ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +2। और यहां Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +3। चेक कर सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है। इसको 2x मान लो भाई, एक Fe को x तो 2 Fe तो 2x, और ये कितना हो गए? -2 × 3, तो 2x - 6 = 0, तो 6 उधर गए तो प्लस के हो गए, तो x = क्या आ जाएगा? 6/2, तो 3 आ गया। तो यहाँ पर एक ही मेटल है, वो मोर देन वन टाइप ऑफ OS, +2 भी है +3 भी है, ठीक है। या यूं भी कह सकते हैं जो दो या दो से ज्यादा टाइप के ऑक्साइड्स हैं उनके मिक्स होने से बनते हैं, और वो क्या होता है? मिक्स ऑक्साइड। आप कैसे भी कह सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात कर लें, जैसे ये Fe3O4 हो गया, ऐसे ही Mn3O4 की बात कर लेते हैं, इसमें भी वही बात है, MnO, और एक कौन होता है? Mn2O3, MnO और Mn2O3। Mn की OS कितनी है? +2, और यहां Mn की OS कितनी है? +3। क्लियर है? बात समझ में आ गई? ठीक है। तो ये कुछ जो मिक्स ऑक्साइड है वो है, और एक कोबाल्ट का भी हो सकता है, CO3O4, ठीक है। और इसमें भी वही बात होती है, COO और CO2O3, ठीक है। तो ये कुछ मिक्स ऑक्साइड है, देख लो बस, और ज्यादा कुछ है नहीं। चलो, तो इनको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो एक टाइप की जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स था ऑक्साइड्स, वो कंप्लीट हो गया। अब हम अगला जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है उस पर चलने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखते रहो बेटा। चलो, तो नेक्स्ट वाला जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है वो जो हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा, वो है पोटेशियम परमैंगनेट। क्या है बेटा? पोटेशियम परमैंगनेट। तो नेक्स्ट, पोटेशियम, सेकंड वाला, सेकंड इंपॉर्टेंट कंपाउंड, पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है, पोटेशियम पर मैग्नेट। और पोटेशियम पर मैग्नेट का जो फॉर्मूला है वो होता है KMnO4। क्लियर है?
तो देखो पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 एक डी ब्लॉक एलिमेंट्स का एक काफी इंपॉर्टेंट क्या है, कंपाउंड है, ठीक है। तो अब पोटेशियम पर मैग्नेट जो है इसका फर्स्ट ऑफ ऑल हम फॉर्मेशन देखने वाले हैं कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। ध्यान से देखते रहे, एनसीईआरटी पढ़ लेना जा करके, मैं यहाँ पर पॉइंट्स हैं वो समझा देता हूँ, इजी है, कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्लियर। तो सबसे पहला जो पॉइंट हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, फर्स्ट पॉइंट वो है इसका फॉर्मेशन, ठीक है। तो ध्यान से देखो बेटा, फॉर्मेशन चेक करते हैं। तो फॉर्मेशन की जो फर्स्ट मेथड है किसका, पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 के फॉर्मेशन का जो फर्स्ट मेथड है वो क्या है। तो ध्यान से देखो, हमारे पास एक कंपाउंड होता है MnO2, कौन सा कंपाउंड है, MnO2, ठीक है। तो फर्स्ट जो मेथड है वो क्या है, MnO2 है, ठीक है। MnO2 जो होता है बेटा, इसका जो हम कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, वो होता है पायरोल्यूसाइड। इसे क्या बोलते हैं, पायरोल्यूसाइड कहते हैं। तो जो MnO2 है इसे पायरोल्यूसाइड कहते हैं, और इसका जो कलर होता है, ठीक है, वो ब्लैकिश ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। कैसा होता है, ब्लैकिश ब्राउन। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें, ये ध्यान रखनी है आपको। तो MnO2 होता है, इसका कलर कैसा होता है बेटा, ब्लैकिश ब्राउन होता है। इस MnO2 की जो रिएक्शन होती है वो हम कराते हैं किसी एल्कलाइन बेस से, KOH ले लेते हैं, ठीक है। क्या ले लेते हैं, KOH, क्लियर। और साथ में हम क्या ले लेते हैं, O2, और यहां पर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम ले सकते हैं, जैसे KNO3 वगैरह हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, ठीक है। जैसे ही हम इसको हीट करेंगे तो हमारे पास एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, वो है K2MnO4। कौन सा कंपाउंड होता है, K2MnO4, और इस कंपाउंड का नाम होता है मैग्नेट। क्या होता है, मैग्नेट, पोटेशियम मैग्नेट कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, पोटेशियम मैग्नेट। पोटेशियम मैग्नेट, ठीक है। तो ये कौन होता है बेटा, पोटेशियम मैग्नेट होता है। और इस पोटेशियम मैग्नेट का जो कलर है, ठीक है, वो डार्क ग्रीन होता है। किस कलर का होता है ये, डार्क ग्रीन। तो ये डार्क ग्रीन कलर का कौन होता है, K2MnO4 होता है, ठीक है। तो देखो K2MnO4 यहां बन गया, कौन बन गया, K2MnO4, ठीक है। अब ध्यान से देखो, K2MnO4 जो होता है इसको अगर हम एसिडिक मीडियम में ले लें, कौन से मीडियम में, एसिडिक या यूं कह सकते हैं न्यूट्रल, एसिडिक या न्यूट्रल मीडियम में ले लें। तो ध्यान से देखो यहाँ पे, या तो हम यहाँ क्या ले सकते हैं, H+, H+ का मतलब कौन सा मीडियम हो गया, एसिडिक मीडियम। कौन सा हो गया, एसिडिक मीडियम। या साथ में हम कौन सा मीडियम भी ले सकते हैं, न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब H2 भी ले सकते हैं या वाटर, ठीक है। तो न्यूट्रल मीडियम ले लेते हैं, चलो हम डायरेक्ट यूं ही लिख देते हैं, एसिडिक मीडियम हो सकता है, और कौन सा होता है, और न्यूट्रल, ठीक है। तो न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम में जब हम इस पोटेशियम मैग्नेट को लेते हैं तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन में चला जाता है। क्या हो जाता है, डिस्प्रपोर्शनेशन। क्या होता है, डिस्प्रपोर्शनेशन में जाता है। किस में चला जाता है भाई, डिस्प्रपोर्शनेशन। तो डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब क्या होता है, मैं बता देता हूं आपको। डिस्प्रपोर्शनेशन को हिंदी में कहते हैं विसमानुपातन। विसमानुपातन क्या होता है, ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा हो और उसी एलिमेंट का क्या हो रहा हो, रिडक्शन। मतलब एक ही तत्व का ऑक्सीकरण हो रहा है और उसी तत्व का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन एक का ही होने वाला है, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस कहते हैं, क्लियर। तो इसको ध्यान से देखते जाओ, ठीक है।
तो यहां पर क्या बन जाएगा, तो यहां पर जो बनेगा तो एक तो बन सकता है KMnO4, एक तो क्या बन जाएगा KMnO4, और इसी को हम कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। क्या कहते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट। तो ये तो हो गया पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट। और इसका जो कलर है वो होता है, देखो दो कलर का हो सकता है ये, एक तो पिंक, ठीक है, पिंक कलर का हो सकता है, एंड पर्पल या डार्क पर्पल कह सकते हैं, एक पिंक और पर्पल, तो इन कलर में ये दिख जाता है, ठीक है, डार्क पर्पल भी कह सकते हैं। क्लियर, तो ये हो गया, तो KMnO4 में चला जाता है। और साथ में दूसरा जो बनता है वो बनता है MnO2, और MnO2 के बारे में तो पता है क्या होता है, पायरोल्यूसाइड, और इसका जो कलर है वो अभी अभी हमने देखा है ब्राउन, डार्क ब्राउन होता है, यस कि नो, तो इसका कलर कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है बेटा। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी शायद आपको, समझ में आ गया। अब डिस्प्रोपोर्शनेशन समझाता हूं मैं कैसे, देखो ध्यान से, डिस्प्रोपोर्शनेशन कैसे, यहां पे अगर Mn की OS हम निकालेंगे तो बेटा यहाँ Mn +6 OS में देख लो कैसे, ये +2 ये -8, तो +2 और -8 -6 बच गया, और इक्वल टू के उधर ले जाते हैं तो प्लस का 6 हो गया, इसको x मान के कर लो भाई, तो +6 में ये है। और अगर हम बात करें पोटेशियम परमैंगनेट में, तो यहां जो इसकी OS है वो कितनी आ रही है, +7, यस कि नो, तो +7 आ रही है। और अगर ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, किसमें, देखो इसको थोड़ा सा मैं इधर से ऐसे शो कर सकता हूं, एक तो ये इसमें कन्वर्ट होता है और एक ये इसमें कन्वर्ट होता है, कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम, ठीक है। तो अब देखो +6 से +7 OS में इंक्रीमेंट हो गया, मतलब 6 से 7 गई है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करना तो ये वाली प्रोसेस तो हो गई ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है कौन, K2MnO4, तो ये तो हो गया ऑक्सीडेशन। और यहां पर ध्यान से देखो Mn की OS कितनी हो रही है, यहाँ पे Mn की OS हो रही है +4 x, और ये -2 × 2 -4 उधर जाएगा +4, तो +6 से +4 मतलब 6 से 4 में गया है, 2 इलेक्ट्रॉन लिए, और इलेक्ट्रॉन लेना रिडक्शन, तो देखो Mn का ही ऑक्सीडेशन हुआ है और Mn का ही रिडक्शन हुआ है। क्लियर है, तो ये होती है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्लियर, तो एक मेथड तो ये आपको पता चल गया, कौन सा, ये वाला। क्लियर, तो ये मेथड है एक तो किसका फॉर्मेशन करने का, पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मेशन करने का। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट मारो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, चलो, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब हम आगे बढ़ लेते हैं अगले पॉइंट पे। तो इसका सेकंड मेथड देखो ध्यान से, तो फर्स्ट मेथड एनसीईआरटी में दे रखा है, मैंने पूरी चीजें डिटेल से यहां लिख दी है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। क्लियर, तो फर्स्ट मेथड क्लियर हो गया। अब सेकंड मेथड देखना, देखो हो गया ये। सेकंड मेथड में बातें यहां तक की तो सेम होती हैं, ठीक है। सेकंड जो मेथड है ये वो फर्स्ट मेथड था, अब हम यहां कौन सा मेथड यूज करेंगे बेटा, सेकंड मेथड। तो यहां मेथड नंबर 2, ये एक्चुअल में इंडस्ट्रियल मेथड है, कौन सा, इंडस्ट्रियल मेथड है, मतलब इंडस्ट्री में इसको कैसे बनाया जाता है। ठीक है, सेम प्रोसेस है, वही पायरोल्यूसाइट लेते हैं, KOH से रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, हीट करते हैं, और वही K2MnO4 डार्क ग्रीन कलर का पोटेशियम मैग्नेट बन जाता है। क्लियर, अब आगे क्या करते हैं वो ध्यान से सुनो। अब ये जो पोटेशियम मैग्नेट होता है इसको हम ले जाते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन, किसमें ले जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहां हम लिख देते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन। और एक और खास बात ध्यान से देखो, अगर यहां इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन कर रहे हैं मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, और इलेक्ट्रोलाइसिस जब भी करते हैं एक कंटेनर में किया जाता है, भाई कहीं भी इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो तो एक कंटेनर पात्र तो लोगे, और जिस कंटेनर में इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, इधर देख लो ध्यान से, थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूं,
इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए हमें देखो 2 इलेक्ट्रोड की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये देखो 2 इलेक्ट्रोड हो गए, और हमें इन्हें एक बैटरी से क्या करना होता है, कनेक्ट, ताकि हम करंट को क्या करेंगे, पास करेंगे, और यहाँ इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव टर्मिनल, और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और यहां हम क्या फिल करके रखते हैं, K2MnO4। अब K2MnO4 में खास बात क्या है वो भी सुन लो। K2 K+ की फॉर्म में होता है, देखो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, K+ कितने देगा, 2, तो ये तो 2K+ होते हैं, और MnO4 पर क्या चला जाएगा, -2, तो ये -2 की फॉर्म। तो K2MnO4 है वो ऐसे इलेक्ट्रोल जो लाइट है उसकी फॉर्म में पड़ा रहता है, और K+ और MnO4 -2 की फॉर्म में रहता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है किसका, K2MnO4 का। तो ये हमने फिल कर रखा है। अब आप देखो प्लस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर कौन जाएगा, MnO4-, ठीक है। और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ये कौन सा सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो देखो जहां इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, जहां इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, उस सेल को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं, और पॉजिटिव वाले को कौन सा इलेक्ट्रोड कहते हैं, एनोड, और नेगेटिव वाले को कौन सा कहते हैं, कैथोड, इस सेल के लिए, ठीक है। तो पॉजिटिव को एनोड और नेगेटिव को कैथोड। तो अब हमें क्या करना है, मतलब मैं इतना क्यों समझा रहा हूं, वो देखो इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन होगा किसका, K2MnO4 का, तो इसके अंदर MnO4-2 कहां जाएगा, MnO4 माइनस वाला किस पे आएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर, यानी कि ये वाला सारा प्रोसेस कहां हो रहा होगा, एनोड पर, ये सारा प्रोसेस कहां हो रहा होगा, एनोड पर हो रहा होगा, ठीक है। और ऑक्सीडेशन, अच्छा एनोड पर क्या होता है, एनोड पर प्रोसेस होती है ऑक्सीडेशन की, किसकी प्रोसेस होती है, ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीकरण की। तो बताओ इसका क्या होने वाला है, ऑक्सीकरण। तो बताओ इसका +6 में है, MnO4 अगर K2 हटा दे तो -2 आ जाएगा, तो OS तो वही +6 होगी, तो +6 से ऑक्सीडेशन होगा, तो ये किस में जाएगा, MnO4- में, यानी कि KMnO4। तो देखो MnO4-2 है, इस 2 को हटा दे तो MnO4 पे -2 आ जाएगा, और इस K को हटा दे तो MnO4 पे माइनस आ जाएगा, और यहां OS क्या हो गई बताओ, +K7, और यहां पर इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है, डोनेट, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करना ही क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो मतलब ये कौन सा ऑक्सीडेशन हुआ है, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन हुआ है, और कहां हुआ है, एनोड, और KMnO4 हमें कहां मिलेगा, एनोड पर मिलेगा। तो ये KMnO4 है, इसे हम क्या लिखते हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट। ये क्या होता है, पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है। तो ये पोटेशियम पर मैग्नेट का फॉर्मेशन हो गया, और सेम बात वही, कलर वगैरह क्या होंगे इसके, बता दिया था मैंने, या तो पिंक या पर्पल कलर का हो सकता है। तो इसके कितने कलर होते हैं भाई, 2 कलर का ये होता है। तो एनोड पर हमें कौन सा कंपाउंड मिलने वाला है, पोटेशियम पर मैग्नेट मिलने वाला है। बात क्लियर हो गई। तो दोनों प्रोसेस हैं, एनसीईआरटी में दे रखी है, ध्यान से देख लें, एनसीईआरटी भी पढ़ लें, ठीक है। तो जो इंडस्ट्रियल मेथड है वो ये था, और जो जनरल मेथड है वो पहले वाला था, वहां डिस्प्रोपोर्शनेशन वाला प्रोसेस होता है। क्लियर हो गया ये। और एनोड पर क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन देखो +6 से कहाँ आ गया, +7, तो ये वाला प्रोसेस कहाँ होता है, ऑक्सीडेशन वाला सब एनोड पे होता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन कहाँ होने वाला है, एनोड पर। तो फॉर्मेशन, पहला पॉइंट हमने यहाँ क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। जल्दी से स्क्रीनशॉट मारो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ओके चलो। तो पोटेशियम परमैग्नेट का फर्स्ट पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिया है बेटा, वो कौन सा है, फॉर्मेशन। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, स्ट्रक्चर। इसकी क्या देखने वाले हैं, स्ट्रक्चर, और फिर थर्ड पे हम चलेंगे प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज जैसे ही कंप्लीट, ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड भी कंप्लीट। क्लियर। तो जल्दी से हम चेक कर लेते हैं, ज्यादा समय हम लेंगे नहीं, और फटाफट से देख लेते हैं इनकी स्ट्रक्चर को, ठीक है। चलो बेटा, अब हम सेकंड पॉइंट जो डिस्कस करने वाले हैं KMnO4 का, वो क्या होने वाला है, वो है सेकंड पॉइंट, स्ट्रक्चर।
ठीक है, स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो इधर ध्यान से देखो, हमारे पास दो टाइप के कंपाउंड थे, एक तो मैग्नेट था और एक परमैग्नेट था। ठीक है, तो पहले हम इधर देख लेते हैं परमैग्नेट मैग्नेट, जो भी आप देखो देख लो, कोई सी दिक्कत की बात नहीं है। तो इधर हम देखने वाले हैं पहले परमैग्नेट देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? परमैग्नेट। परमैग्नेट, ठीक। अब देखो, वैसे पोटेशियम परमैग्नेट क्या होता है, यहां पर ध्यान से देखना थोड़ा सा इधर। पोटेशियम परमैग्नेट क्या होता है? KMnO4। तो अगर मैं पोटेशियम को हटा दूं तो ये परमैग्नेट आयन बन जाएगा, और आयन के ऊपर इधर के प्लस है तो ये यहां पे क्या आ जाएगा? माइनस। ठीक है, तो परमैग्नेट आयन लिख सकते हैं हम। यहां क्या लिख सकते हैं? परमैग्नेट आयन। और परमैग्नेट आयन क्या होता है बेटा? MnO4 माइनस। तो इधर तो हम ये देखेंगे, और इधर सेकंड जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं मैग्नेट। मैग्नेट आयन। और मैग्नेट आयन देखो, मैग्नेट क्या होता है? K2MnO4। मैग्नेट क्या था? K2MnO4। जब मैं K2 को हटा दूं तो दो प्लस जाएंगे तो इस पे दो माइनस आएंगे। तो जो मैग्नेट आयन है वो क्या बनने वाला है भाई? MnO4 -2। बात समझ में आ गई होगी बेटा? अब देखो फटाफट से देख लेते हैं इनको। फटाफट से देखते हैं। देखो Mn होता है, ये रहा, ये रहा Mn। क्लियर? ये Mn है। Mn के पास बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। क्योंकि देखो इसकी मैक्सिमम ओएस कितनी होती है? 7। यहां Mn कौन सी ओएस में है बताओ? 7 में ही है। Mn की ओएस कितनी है बेटा? प्लस के 7। क्लियर? यानी कि इसने 7 के 7 इलेक्ट्रॉन क्या कर रखे हैं? बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करा रखे हैं। ऑक्सीजन की नेचर होती है डबल बॉन्ड बनाने की। एक माइनस है, एक क्या है इस पे? माइनस है। इसका मतलब एक ऑक्सीजन तो सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होगा। तो ये लो, एक ऑक्सीजन है वो सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड हो गया, माइनस वाला। बाकी के जितने भी ऑक्सीजन है वो किससे बॉन्डेड होने वाले हैं बेटा? डबल बॉन्ड से। क्योंकि ऑक्सीजन की नेचर होती है डबल बॉन्ड से बॉन्ड बनाने की, हमने पहले भी देखा है। ठीक है, तो ये हो गया। अब ध्यान से देखते रहो, अगर इस पे माइनस है तो देखो इस बॉन्ड के कारण हाई इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी पर माइनस, तो लो पर +1। हाई इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी होता है वो -2 होता है, ये +2, ये -2, ये +2, ये -2 और ये +2। ठीक है भाई, एक बॉन्ड है तो हाई इलेक्ट्रॉनिगेटिव इलेक्ट्रॉन लेगा तो माइनस में आएगा, तो एक के कारण एक माइनस, दो बॉन्ड के कारण दो माइनस, तो इधर दो प्लस आ गए। सिंपल सी बात है। तो आप मुझे यहां ये बताओ कि Mn की जो OS है, OS वो कितनी हो गई? प्लस के 7 हो गई, दिख रही है बिल्कुल। यहां देख लो, दो 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 और एक, तो 6 और 1 7, Mn + 7 हो गया। सो सिंपल। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं, किसकी? Mn की। ठीक है, Mn की हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। कैसे? देखो, ये एक सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई है, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए? 4। 4 सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3। कोई दिक्कत है? नहीं। अब मैं एक और चीज यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, क्या? कि इस बॉन्ड की जो लेंथ है, या यूं कह सकते हैं इस बॉन्ड की जो लेंथ है वो y है, और इस बॉन्ड की जो लेंथ है वो x है। ठीक है, ये लो। तो अब यहाँ पे फटाफट से देखते जाओ, इसको खत्म कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। ज्यादा लंबा समय या टाइम हम लेंगे नहीं, लेक्चर करेंगे नहीं। एक बात बताओ, हाइब्रिडाइजेशन कैसा है? sp3। तो बताओ इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो जाएगी। बोलो हाँ कि ना? तो ज्योमेट्री क्या हो गई? टेट्राहेड्रल। क्लियर? चलो, एक चीज क्लियर हो गई। दूसरा दूसरी अगर हम बात करें तो इसका कलर। तो देखो, परमैग्नेट जो होता है उसका कलर कैसा होता है? पिंक और पर्पल। पिंक एंड पर्पल, दोनों में से कुछ भी। तो इसका कलर कैसा होता है? पिंक और पर्पल होता है। तीसरा, अगर मैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तीसरा अगर मैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं,
तो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है? ये होता है, बोलो पैरा की डाया? डाया मैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक का मतलब होता है प्रतिचुंबकीय, ठीक है, और पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है? अनुचुंबकीय। डायामैग्नेटिक प्रतिचुंबकीय। याद करो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि डायामैग्नेटिक वो होते हैं जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। और एक बात बताऊं, Mn जो है वो किस में है? +7 में। और Mn+7 में है तो हमने अभी अभी पहले वाले लेक्चर में देखा था कि Mn+7 में जब चला जाता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Ar के बराबर हो जाता है, यानी कि अक्रिय पूर्ण पूरी तरह फुल्ली फील्ड है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो बताओ डायमैग्नेटिक प्रतिचुंबकीय हो गया। चलो अच्छी बात है, ठीक है। और अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूं, किसकी बात करूं मैं? बॉन्ड लेंथ। तो एक्स और जो वाई है इनकी बॉन्ड लेंथ क्या होने वाली है? बराबर। कैसे? सिंपल सी बात है, रीजन लिख देते हैं हम, ड्यू टू रेजोनेंस। ड्यू टू रेजोनेंस। देखो सिंपल सी बात है, रेजोनेंस मैं बता देता हूं कैसे, कि ये वाले जो माइनस वाले हैं वो यहां आएंगे और ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएंगे। तो देखो यहां भी डबल बॉन्ड की नेचर, फिर यहां सिंगल बॉन्ड, जो यहां डबल था अब यहां सिंगल हो गया, यहां डबल हो गया। तो हर जगह रेजोनेंस से बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है? इक्वल। आपने सुना होगा रेजोनेंस होने से बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है। तो यहां बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। क्लियर है यहां तक की बात है? कलर की बात करें तो यहां पर जो कलर है, देखो कलर बात करें तो हमने लास्ट कलर वाले पॉइंट में पढ़ा था, डीडी ट्रांजिशन होता है या एलएमसीटी होता है या पोलराइजेशन। डीडी ट्रांजिशन यहाँ पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। डीडी ट्रांजिशन तभी पॉसिबल होना है जब क्या होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब डीडी ट्रांजिशन नहीं होगा। तो फिर यहाँ कौन सा होगा बेटा? यहाँ जो रीजन है, ठीक है, कारण है कलर का, वो कौन होता है? LMCT, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। लिगेंड टू, M का मतलब मेटल, C का मतलब चार्ज और T का मतलब ट्रांसफर, ठीक है। अब देखो ये वाला कॉन्सेप्ट है वो मैं कहाँ बताऊंगा आपको, ठीक है, मैं बताऊंगा कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में, क्योंकि वहां पर इसके एग्जाम्पल भी है, ठीक है। तो वहां पर हम इस कॉन्सेप्ट को डिटेल से समझेंगे। तब तक के लिए आप केवल LMCT याद रखो, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। यहां डीडी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं। यहां तक की बात हो गई बेटा? बहुत अच्छे से क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में हम आगे की बात कर लेते हैं। तो यहां पर ध्यान से देखो, 1 2 और 3, 3 पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो 3 पाई बॉन्ड होते हैं। कितने पाई बॉन्ड होते हैं बेटा? 3 पाई बॉन्ड, ठीक है। और पाई बॉन्ड लिख देता हूं मैं पहले, 3 पाई बॉन्ड होते हैं। और ये पाई बॉन्ड भी कौन से होते हैं? ये पाई बॉन्ड होते हैं पी पाई डी पाई टाइप के। किस टाइप के? पी पाई डी पाई टाइप के। कैसे, वो भी समझाता हूं, ठीक है। ऑक्सीजन जो एटम होता है, ठीक है, ऑक्सीजन एटम, तो देखो बॉन्ड फॉर्मेशन में ऑर्बिटल्स आएंगे। तो ऑक्सीजन एटम के जो ऑर्बिटल्स हैं वो होते हैं पी ऑर्बिटल। कौन से ऑर्बिटल होते हैं? पी। और जो Mn होता है, Mn एटम, ठीक है, इसके कौन से होते हैं? डी ऑर्बिटल। तो जब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है किसके बीच? ऑक्सीजन और Mn के बीच। तो उस पाई बॉन्ड में ऑक्सीजन का कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है? पी ऑर्बिटल। और Mn का कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है? डी ऑर्बिटल। तो यहां पर कितने? 3 पाई बॉन्ड्स बनते हैं, और वो भी कौन से? पी पाई डी पाई टाइप के। अब ये मैं बताता हूं कि ऑक्सीजन के पी ऑर्बिटल कैसे। तो ध्यान से देखो बेटा, इधर देखो कॉर्नर पे, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसमें आउटर शेल कौन सा है? 2। तो 2 में S और P होता है, 2 में D नहीं होता। तो यहां D पॉसिबल है ही नहीं। और अगर D है ही नहीं तो एक बात बताओ, D पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकता। ओनली कौन करेगा पाई बॉन्ड में? P कर सकता है। चलो, और Mn में D होता है, आपको पता है। इसके आगे ध्यान से देखो, 3d5 4s2, तो Mn में D होता है। तो Mn का तो D पार्टिसिपेट करता है पाई बॉन्ड में, और ऑक्सीजन का केवल P कर सकता है। क्यों? क्योंकि 2p में, मतलब 2 में
आउटर शेल दूसरे में एस और पी हो सकते हैं, डी पॉसिबल ही नहीं होता, 2d कभी होता ही नहीं, तो इसका डी काम ही नहीं आ सकता। तो इसमें पी पाई डी पाई बॉन्ड होते हैं कितने, 3, और पी ऑर्बिटल ऑक्सीजन के पार्टिसिपेट करेंगे और एमएन एटम के कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। बात समझ में आ गई? तो देखो ये कंप्लीट हो गया बेटा अपना कौन सा, परमैग्नेट। कौन सा कंप्लीट हो गया बेटा, परमैग्नेट। अब हम देख लेते हैं किसको, मैग्नेट को। फटाफट से देखो, समय बढ़ता जा रहा है अपना, ठीक है, कोई बात नहीं, पर समझेंगे सारी चीजें। तो ये रहा बेटा अपने पास Mn, ये रहा बेटा अपने पास Mn। देखो माइनस चार्ज कितना है, 2, तो 2 ऑक्सीजन तो सिंपली सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होने वाले हैं, ये लो, और बाकी के जो ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड से बॉन्डेड होने वाले हैं। क्लियर? तो यहां पर Mn की OS कितनी है, ये भी देखो प्लस के 6 है, यानी कि इसने ओनली 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करवाए, ठीक है। तो देखो इस पर -1 है, मैं अलग पेन से डिनोट कर देता हूं, इस पे -1 है, तो इस पे क्या हो जाएगा बेटा, +1। एक बॉन्ड के कारण -1, 2 बॉन्ड के कारण -2, तो इस पर +2, -1 तो +1, और इस पे -2 आएगा तो इस पे +2। तो ओवरऑल आपको दिख रहा होगा कि OS कितनी आने वाली है Mn की, Mn की जो OS होने वाली है वो सीधी सीधी दिख रही है बेटा +6 होने वाली है, ठीक है, +6, जबकि यहाँ +7 थी। और ऐसे ही अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होने वाला है, sp3। क्लियर है? चेक कर लो कैसे, ये लो देखो, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 4 सिग्मा, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। अब मैं एक और चीज आपको बता दूं, क्या कि अगर मैं वही इस बॉन्ड को मैं क्या मान लूं, x, इस बॉन्ड की लेंथ x और इस बॉन्ड की लेंथ को मैं क्या मान लूं, y, तो x और y जो है बॉन्ड लेंथ, ठीक है, उनको अगर हम देखें तो यहां पर बड़े ध्यान से देखना बेटा, यहां पर सारी चीजें इसकी और इसकी मैंने क्लियर कर दी है। अब देखो इसका अगर हम बात करें तो इसकी जो ज्योमेट्री होने वाली है, क्या होने वाली है, ज्योमेट्री, ठीक है, तो इसकी ज्योमेट्री क्या होने वाली है बेटा, इसकी ज्योमेट्री होने वाली है टेट्राहेड्रल सेम। इसकी ज्योमेट्री भी क्या होने वाली है, टेट्राहेड्रल, दिख रहा है। कलर की बात कर लें तो कलर आप ध्यान से देखो, कलर इसका मैंने बता रखा है क्या, डार्क ग्रीन। क्या होता है बेटा, डार्क ग्रीन, GREEN, ठीक है, तो इसका कलर क्या होने वाला है, डार्क ग्रीन। अब ध्यान से देखो, यहां जो कलर का रीजन है बेटा, एक एक चीज समझा देंगे आपको। यहां ध्यान से देखो, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, Mn+6 है, Mn+6, तो Mn का वैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ऑर्गन 3d5 4s2 होता है। अब Mn अगर मेरे को +6 करना है तो देखो 2 तो यहां से गए, बाकी 4 कहां से निकालेंगे, D से। तो बताओ Mn+6 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 3d1। तो एक बात बताओ, यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? और अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां बच गया तो बताओ यहां dd ट्रांजिशन होने वाला है, तो कलर का रीजन यहां होता है dd ट्रांजिशन। यहां LMCT का कॉन्सेप्ट लगाना नहीं है, क्यों, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, शॉर्ट में लिख देता हूं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रेजेंट। कैसे, मैंने समझा दिया, क्लियर है। इसके बाद में अगर हम बात करें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में आप देखो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरा होगा कि डाया, पैरामैग्नेटिक, अनुचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक हो, और पैरामैग्नेटिक होगा तो यहां से इसका मैग्नेटिक मोमेंट हम निकाल सकते हैं, फॉर्मूला कौन सा, μ=√n(n+2), तो n की वैल्यू कितनी है, 1, तो पैरामैग्नेटिक हो गया, ठीक है। इसके बाद में बॉन्ड लेंथ की बात कर लेते हैं। बॉन्ड लेंथ, अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो एक बात बताओ बेटा, यहां x और y ये भी क्या होने वाली है, सेम, रीजन रेजोनेंस। कैसे, देखो वही माइनस वाला इधर पार्टिसिपेट करेगा और ये बॉन्ड इधर जाएंगे, तो देखो जो यहाँ सिंगल दिख रहा है वो डबल हो जाएगा रेजोनेंस से, और जो डबल दिख रहा है वो सिंगल, मतलब ये और ये सेम सी बॉन्ड लेंथ होने वाली है रेजोनेंस, और रेजोनेंस देखो इधर भी हो जाएगा, फिर ये इधर
ये इधर, तो सब जगह रेजोनेंस सेम सा है, और सब जगह रेजोनेंस सेम है, इसका मतलब बॉन्ड लेंथ भी क्या होने वाली है, सेम। और लास्ट और फाइनल पॉइंट हम अगर बात करें तो यहाँ 3 पाई बॉन्ड्स हैं, यहाँ कितने होने वाले हैं, 2 पाई बॉन्ड। कौन से होने वाले हैं, 2 पाई बॉन्ड्स। और यहाँ 2 पाई बॉन्ड्स जो होने वाले हैं उसमें ध्यान से देखो वो भी कौन से, पी पाई डी पाई होने वाले हैं। कौन से, पी पाई डी पाई होने वाले हैं, पी पाई डी पाई होने वाले हैं। और सेम वही ऑक्सीजन एटम के कौन से, ऑक्सीजन एटम के पी ऑर्बिटल्स। कौन से ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, सिंपल है, ठीक है। और यहां अगर हम बात करें तो एमएन जो एटम है, एमएन जो एटम है उसके डी ऑर्बिटल, एमएन जो एटम है उसके डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करने वाले। तो बेटा ये स्ट्रक्चर की डिटेल फुल फ्लैश्ड एक्सप्लेनेशन आपके सामने है, ढंग से आप इसको देख लो एक बार, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ओके। तो नेक्स्ट ध्यान से देखो बेटा, अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट पे, और तीसरे पॉइंट पे हम चलने वाले हैं वो है प्रॉपर्टीज। जल्दी से देखो, इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं ढंग से, तो आप ध्यान से देखते रहें, ठीक है। बाकी मजा आ रहा होगा तुम्हें पढ़ने में, ठीक है। मेहनत जो हम कर रहे हैं आपके लिए इतनी, अरे हाँ कि ना, आ रहा है, बिल्कुल आना चाहिए भाई, वरना अपनी मेहनत का फिर क्या ही मतलब है जब मजा ना आए, ठीक है। तो देखो अब जो अगला पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा, वो कौन सा है, वो अपना है प्रॉपर्टीज। तो हम फाइनल पॉइंट पे चलने वाले हैं और वो है प्रॉपर्टीज का, ठीक है। तो यहां पर ध्यान से देख लेते हैं अपन, चलो थर्ड पॉइंट बेटा, प्रॉपर्टीज, ठीक है। थर्ड पॉइंट कौन सा है, प्रॉपर्टीज। फटाफट से देख लेते हैं प्रॉपर्टीज में। फर्स्ट हम बात कर लें कलर। फर्स्ट अगर हम बात कर लें कलर, तो सीधा सा पढ़ चुके हम पर्पल, KMnO4 की देख रहे हैं सारी चीजें। फिर इसके बाद में हम अगली बात कर लें सॉल्युबिलिटी, किसकी बात कर लें, सॉल्युबिलिटी की। तो सॉल्युबिलिटी की बात कर लें तो ये लेस सॉल्युबल इन H2, ठीक है। तो लेस सॉल्युबल होता है, ठीक है। 6.4 ग्राम, कितना, 6.4 ग्राम इन पर 100 ml H2, ठीक है। और increases with rise in temperature, increase in temperature। टेम्परेचर, ठीक है। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर में इंक्रीमेंट करने से सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो दो पॉइंट्स क्लियर हो गए। पॉइंट नंबर थर्ड की बात कर लेते हैं हम। पॉइंट नंबर थर्ड है, ये आइसो स्ट्रक्चरल होता है, आइसो स्ट्रक्चरल विद KClO4, ठीक है। जैसे ये KMnO4 है, KClO4 है, तो KClO4 के साथ ये क्या होता है, आइसो स्ट्रक्चरल होता है, ठीक है। यानी कि इनकी संरचनाएं, स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं, समान होती हैं, ठीक है। पर्पल मतलब बैंगनी कलर का होता है, लेस सोल्यूबल मतलब कम विलेयता, इसकी सोल्यूबिलिटी का मतलब विलेयता होती है, इसकी विलेयता क्या होती है, कम होती है। कितनी होती है, 100 ml जल में 6.4 ग्राम ही घुल पाता है, बहुत कम है। और टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो सोल्यूबिलिटी क्या होने लगती है, इंक्रीज होने लगती है, ठीक है। आइसोस्ट्रक्चरल विद KClO3 मतलब
KClO के साथ इसकी संरचना यानी कि KCl और KMnO4 इनकी जो संरचना स्ट्रक्चर है वो समान होती है, ठीक है, तो सम संरचनात्मक होते हैं। इसके बाद में अगला क्या है, ठीक है, तो अगला है कि पी पाई डी पाई बॉन्ड्स, ये मैंने पहले भी बता दिया है वैसे ही, पर फिर भी लिख देते हैं। पी पाई डी पाई बॉन्ड्स आर present between oxygen and Mn मैग्नीज, ठीक है, due to participation of p orbitals of oxygen and d orbital of Mn एटम। तो सिंपल सी बात थी, ठीक है, कि पी पाई डी पाई बॉन्ड है, वैसे तो मैंने डिटेल से समझा दिया, वो प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन और Mn के बीच। क्यों, रीजन क्या है, ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल्स और Mn के d ऑर्बिटल्स क्या कर लेते हैं, पार्टिसिपेट कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। और एक और खास बात, जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, ठीक है, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। देखो KMnO4 जो होता है, ठीक है, वो लो टेम्परेचर पे पैरामैग्नेटिज्म शो नहीं करता, बट उसको हीट करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है, मैग्नेट में, ठीक है, तो मैग्नेट पैरामैग्नेटिक होता है, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट इसमें पैरामैग्नेटिक नेचर भी प्रेजेंट होती है, ठीक है, क्लियर है। तो ये कुछ बेसिक है, छोटी मोटी है, इनको जल्दी से आप नोट कर लो, फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है, चलो। तो ये हो गई अपनी 2-4 प्रॉपर्टी जो भी थी कंप्लीट। अगली जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं वो हम कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट से, लेक्चर भी थोड़ा लंबा हो रहा है, ठीक है, पर ज्यादा नहीं, हम जल्दी ही इसको अब कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो अगली जो प्रॉपर्टी है वो है एक्शन ऑफ हीट, कि हीट के साथ ये कैसे चेंज होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, मैं यहाँ पर डायरेक्ट रिएक्शन से समझा देता हूँ कि जो KMnO4 होता है, कौन होता है, KMnO4, अगर हम उसको क्या कर दें, हीट कर दें, तो ये K2MnO4 और साथ में MnO2 और ऑक्सीजन लिबरेट कर देता है, ठीक है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि परमैग्नेट जो है, कौन, परमैग्नेट, ठीक है, परमैग्नेट कन्वर्ट हो जाता है किसमें, मैग्नेट में, ठीक है, और पायरोल्यूसाइट में। इसका कलर कैसा था, पर्पल, ठीक है। तो ये जो पर्पल कलर का है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक तो ग्रीन, डार्क ग्रीन, ठीक है, और एक ये कौन सा होता है, ब्राउन, तो ब्राउन कलर, तो इनमें ये क्या हो जाता है, कन्वर्ट। तो यानी कि यूं कह सकते हैं कि हीट जैसे ही हम KMnO4 को हीट करेंगे, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैग्नेट में और MnO2 में, ठीक है। यानी कि पर्पल कलर किस में चेंज हो जाएगा, ग्रीन कलर में हीट करते ही, और ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला है एक्शन ऑफ H2SO4, अगला है एक्शन ऑफ H2SO4। H2SO4 का एक्शन देख लेते हैं कि किस टाइप से एक्शन करता है, ठीक है। एक्शन ऑफ H2SO4 की अगर बात कर लें तो ध्यान से देखो, अपने पास कौन है, KMnO4 है, ठीक है। अगर इस KMnO4 की रिएक्शन में किससे करा दूं, H2SO4 से, और ये कैसा ले लूं मैं, कोल्ड, ठंडा, तो ध्यान से देखो ये कन्वर्ट हो जाता है Mn2O7 में, किस में कन्वर्ट हो जाता है, Mn2O7,
मैग्नीज का ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही अगर मैं KMnO4 है, ठीक है, इसकी रिएक्शन करा दूं मैं किससे, H2SO4 से, और इस बार मैं कैसा ले लूं, हॉट, तो ये MnSO4, ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, MnSO4 क्लियर। तो ये MnSO4 में कन्वर्ट हो जाता है, क्लियर। तो ये कुछ प्रॉपर्टी और थी, और एक लास्ट प्रॉपर्टी और होती है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज, क्लियर। वो और हम कंप्लीट करते हैं, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ लेते हैं। ओके, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलो। तो ये प्रॉपर्टीज यहां तक क्या हो गई, कंप्लीट। और एक फाइनल जो प्रॉपर्टी है उसको ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो क्या है, वो देखो, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। कौन सी है भाई, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, और इसको ढंग से समझ लेना है। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। देखो, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की बात करें तो KMnO4 जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो इट इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। अब हम अगर बात करें तो जो KMnO4 है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग नेचर शो करने वाला है, मतलब होता तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बट अलग अलग टाइप से वो बिहेव करता है, ठीक है। तो अब हम मीडियम के अकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट अब अगर हम इसमें बात करें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो होता है बट फर्स्ट अगर हम बात कर लें ए, किसमें, इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम में बात कर लें तो ध्यान से देखो, एसिडिक मीडियम जो है, एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेगा, और दूसरे का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। तो एसिडिक मीडियम में अगर हम इसकी आयोनिक रिएक्शन देखें, कौन सी, आयोनिक रिएक्शन, ठीक है। तो आयोनिक रिएक्शन ध्यान से देखो, जो KMnO4 है, KMnO4 को परमैग्नेटाइन MnO4 माइनस में कन्वर्ट कर लेता है, तो ये MnO4 माइनस है, ठीक है। MnO4 माइनस है, एसिडिक मीडियम है, तो हम क्या यूज कर लें, H प्लस यूज कर दे, क्या हो गया, एसिडिक मीडियम। तो MnO4 माइनस है, एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट होता है Mn+2 में, किस में कन्वर्ट होता है, Mn+2 में, ठीक है। और ऑक्सीजन Mn+2 में चला गया है, ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहां पर हम लगा देते हैं 4s2, ठीक है। ऑक्सीजन 4 है तो इधर 4s2, ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए H2 लगाते हैं उस साइड में जिधर ऑक्सीजन कम है, एसिडिक मीडियम में। तो 4s2 लगा दी, ऑक्सीजन बैलेंस, और 4 दूनी 8, तो यहां मैं कितने लगा दूं, 8H+। तो ये बैलेंस कर लिया हमने, रिएक्शन को क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया, ठीक है। Mn की OS कितनी है बेटा, यहाँ पे +7 है, तो +7 से कहां जा रहा है बताओ, +2 में जा रहा है, ठीक है। तो बताओ इलेक्ट्रॉन्स चेंज कितने हो रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स का रिक्वायरमेंट है इसको, 5 इलेक्ट्रॉन्स का। कितने इलेक्ट्रॉन्स का रिक्वायरमेंट है, 5 इलेक्ट्रॉन्स का। तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो रहे हैं यहाँ पे, 5 इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो रहे हैं। थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं इसको, कितने इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं यहाँ पे, 5 इलेक्ट्रॉन्स, दिख रहा होगा। तो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं। तो जो वैलेंसी फैक्टर होता है, वैलेंसी फैक्टर, संयोजकता कारक जिसे हम कहते हैं VF, वैलेंसी फैक्टर, जिसे एक और नाम से आप लिख सकते हो NF, ये। तो ध्यान से देखो, वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, रिएक्शन के अंदर वैलेंसी फैक्टर होता है एक्सचेंज होने वाले इलेक्ट्रॉन्स का कुल नंबर। तो यहाँ MnO4 माइनस जब Mn+2 में जाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करेगा, 5। तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया इसका, 5। तो एसिडिक मीडियम में KMnO4 का वैलेंसी फैक्टर कितना होता है, 5 होता है, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी आयोनिक रिएक्शन। अब अगर मैं KMnO4 को किसी और के साथ रख दूं तो और के साथ ये कौन सा बिहेव करने वाला है, यानी अदर जो यूं कह सकते हैं स्पीसीज है, उनका ये क्या करने वाला है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यहां पर हम अगली बात कर लेते हैं
कि फॉलोइंग रिएक्शंस आर अकर इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम। तो ध्यान से देखो, खुद तो क्या होगा, +7 से किस में जाएगा, +2 में, मतलब ये 5 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेगा तो दूसरे से निकलवाएगा। ठीक है, तो अब यहां एसिडिक मीडियम में कौन कौन सी रिएक्शन होने वाली है, ध्यान से देखो। अगर हम एसिडिक मीडियम में आई, ठीक है, आयोडाइड आयन से इसकी रिएक्शन कराएं तो आई माइनस किस में कन्वर्ट, देखो ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, आई माइनस इलेक्ट्रॉन देगा, तो आई माइनस इलेक्ट्रॉन दे करके किस में कन्वर्ट होना चाहेगा, I2 में। तो बताओ ये माइनस से कहां जा रहा है, 0 में, माइनस से कहां जा रहा है, 0 में, तो -1 से 0 में गया, तो बताओ ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया तभी तो माइनस से 0 में गया। अब मैं इसको बैलेंस करने के लिए यहां कितने लगा देता हूं, यहां लगा देता हूं मैं, यहां पर 2 बनना है तो यहां मैं 10 कर देता हूं, और यहां कितने हो जाएंगे, 5। क्लियर है, तो ये बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग इसको भी क्या कर लेंगे, बैलेंस। तो आई माइनस किस में जाएगा, एक्चुअल में I2 में जाएगा, इतना ध्यान रखना आपने। ठीक है, ऐसे ही Fe+2, Fe+2 किस में कन्वर्ट होगा, Fe+3 में, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेगा और दूसरा जो इसके साथ आएगा वो इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है तो इनसे इलेक्ट्रॉन निकलवाएगा, तो +2 से कहा जाएगा +3 में। ऐसे ही Sn+2 है, Sn+2 किस में चला जाएगा, Sn+4 में। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो H2S है, H2S में सल्फर जो है इसकी OS कितनी है, -2, कैसे, हाइड्रोजन 1+1 होता है, 2+2 हो गए, उधर जाएंगे तो -2, तो ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, सल्फर में। किस में, सल्फर में, और इसकी OS कितनी हो गई, देखो 0, तो -2 से 0 में गया है, बैलेंस आप कर लेना इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी मैं बता भी दूंगा थोड़ा सा। H2S हो गया, ऐसे ही फिर NO2-, ठीक है, इसको किस में बदल देगा, NO3- में। नाइट्राइट जो है इसकी OS कितनी हो गई, तो 2 दूनी 4 उधर गया, +3। नाइट्रोजन की यहाँ OS कितनी है, +3, और यहाँ कितनी है, +5। तो देखो 3 से कहां पहुंचा दिया इसको, 5 में, ऑक्सीडेशन कर दी। ऐसे ही अगर हम बात करें SO3, ठीक है, ये कौन सा आयन होता है, सल्फाइट। ठीक है, SO3- को कन्वर्ट कर देगा किसमें, सल्फेट, SO4-2 में। यहां भी चेक कर लो, इसकी OS कितनी है, सल्फर, सॉरी, SO3-2, यहां कितनी है, +4, सल्फर की कितनी है, 4, यहां कितनी हो जाएगी, सल्फर की 6, तो 4 से कहां पहुंचा दिया, 6 में। अरे क्लियर है। ऐसे ही अगर हम लास्ट में यहां बात कर लें H2O2 की, तो H2O2 को ये कन्वर्ट कर देता है किसमें, ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन की यहां कितनी है, -1, और यहां कितनी हो जाएगी, 0, तो -1 से 0, बताओ ऑक्सीडेशन कर दिया कि नहीं कर दिया, कर दिया, अरे यस कि नो। ठीक है, तो ये कुछ एसिडिक जो मीडियम है उसके अंदर ये कुछ रिएक्शंस हैं जो हो रही हैं। ठीक है, और भी रिएक्शन आप देख सकते हो, ठीक है, पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर जो काम की रिएक्शन है वो मैंने यहाँ पे लिख दी है कि ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें। ठीक है, ऐसे ही एक और रिएक्शन में लिख देता हूं, जैसे C2O4-2 है, यहां कार्बन की OS होती है +3। ठीक है, ये इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, CO2 में। ठीक है, कार्बन 2 है तो यहाँ बैलेंस कर लेते हैं, ये लो 2, और कार्बन की OS कितनी होती है, +4, तो 3 से किस में गया, 4 में गया, बोलो हाँ कि ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है किसमें, एसिडिक मीडियम में, जो किसके साथ होती हैं, MnO4 के साथ होती है। MnO4 खुद क्या होना चाहता है, रिड्यूस इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, देखो 7 से 2 में जाना चाहता है, तो इन सबसे इलेक्ट्रॉन निकलवाएगा। तो देखो इससे निकलवा के इसको 0 में, इसको 2 से 3 में, 2 से 4 में, सबसे इलेक्ट्रॉन क्या करता है, निकलवा लेता है। क्लियर है, चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट मारो, फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ लेते हैं। क्लियर है, चलो, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो एक मीडियम हो गया, कौन सा, एसिडिक मीडियम कंप्लीट हो गया। कौन सा हो गया, एसिडिक मीडियम। अब हम अगला जो मीडियम चेक करते हैं, ठीक है, वो है न्यूट्रल कौन सा है भाई, न्यूट्रल मीडियम। चल
तो एसिडिक मीडियम के बाद हम बात कर लेते हैं दूसरा, इन न्यूट्रल न्यूट्रल और वीक एसिडिक मीडियम, न्यूट्रल एंड वीक एसिडिक मीडियम। ठीक है, चलो न्यूट्रल और अगर वीक एसिडिक मीडियम की अगर हम बात कर लें तो इसमें ध्यान से देखो, न्यूट्रल और वीक एसिडिक मीडियम के अंदर जो आयोनिक रिएक्शन है MnO4 की वो होने वाली है, देखो MnO4 जो है MnO4 माइनस, क्लियर, MnO4 माइनस है। न्यूट्रल मीडियम का मतलब हम ले लेते हैं क्या, H2, या बेसिक मीडियम का मतलब OH आ जाएगा। न्यूट्रल मीडियम में MnO4 माइनस है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, MnO2। किस में कन्वर्ट हो जाता है, MnO2 में। तो यहां पर ध्यान से देखो, इसकी OS कितनी थी बेटा, +7, और ये किस में चला जा रहा है, +4 में। तो बताओ इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स का रिक्वायरमेंट है, 3 इलेक्ट्रॉन्स का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो वही बात, वैलेंसी फैक्टर क्या हो गया, 3 हो जाएगा, एक्सचेंजेबल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है। चलो, तो इसके अंदर हम ध्यान से देख लेते हैं कि होने वाली क्या है। तो फॉलोइंग रिएक्शंस आर अकर इन न्यूट्रल मीडियम। ठीक है, तो न्यूट्रल मीडियम में ये क्या करता है, तो ध्यान से देखो, जो आयोडीन होता है, आयोडाइड आयन, इस आयोडाइड आयन को ये कन्वर्ट करता है आयोडेट में, IO3- आयोडेट आयन होता है, आयोडेट आयन। तो इसमें, ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखो, ये कौन सी OS है, -1, और यहां पर जाएगा ये +5 में। तो -1 से कहां गया है, +5 में, तो ऑक्सीडेशन हो गया। ऐसे ही ये H2O3, ठीक है, इसे H2O3-2, इसे बोलते हैं थायोसल्फेट या थायोसल्फेट या थियोसल्फेट बोलते हैं। ठीक है, तो थियोसल्फेट को ये ऑक्सीडाइज कर देता है। यहाँ थियोसल्फेट में ऑक्सीजन सल्फर की जो OS है, तो देखो ये कितना हो गया, 6 में से 2 गया 4, 4/2 कितना हो गया, +2। तो सल्फर की कितनी होती है, 4, +2 है, तो ये इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, SO4-2 में, और यहाँ इसकी OS कितनी हो जाती है, +6। तो 2 से कहाँ जा रहा है, ये 6 में लेके जा रहा है इसको। तो थायोसल्फेट या थियोसल्फेट H2O3-2 है, इसको ये किस में कन्वर्ट करते हैं, सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है। तो ऑक्सीडेशन कर रहा है दोनों, क्लियर है। तो ये अगली हो गई कौन से मीडियम में बेटा, न्यूट्रल और वीक बेसिक। ये चीज ध्यान रखनी है कि वैलेंसी फैक्टर कितना होता है, 3, OS में कितने का चेंज आता है, 3 का। ठीक है, और फाइनली हम बात कर लेते हैं लास्ट, कौन से में, स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में। किसमें बात कर लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखो, अगला जो हम लास्ट में बात कर लेते हैं वो किसमें कर लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में। ठीक है, तो यहां हम लिख देते हैं स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम, बेसिक एसिडिक नहीं, स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम। स्ट्रॉन्ग बेसिक जो मीडियम है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में MnO4- जो होता है, कौन बेटा, MnO4-। ठीक है, ये कन्वर्ट होता है MnO4-2 में। यहां इसकी OS +7 है, यहां इसकी OS +6 है। तो बताओ इलेक्ट्रॉन का चेंज कितना हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, इसका वैलेंसी फैक्टर क्या हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। इसका वैलेंसी फैक्टर क्या हो गया, 1। तो ये वाली चीजें आपको ध्यान रखनी है। और इससे पहले वाला, न्यूट्रल में 3 का चेंज होता है OS में, इसमें 1 का चेंज होता है, और एसिडिक में 5 का चेंज होता है। ये कुछ रिएक्शन है, ये ध्यान रखना है। I- को बेसिक मीडियम, न्यूट्रल या वीक बेसिक मीडियम में आयोडेट में कन्वर्ट करता है, जबकि एसिडिक में I2 आयोडीन में कन्वर्ट करता है। ठीक है,
थायोसल्फेट जो होता है उसको इसमें कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज थी वो क्या हो चुकी है, कंप्लीट। और एक लास्ट पॉइंट हम जो बोल सकते हैं वो ये है कि जो टाइट्रेशन है KMnO4 का, ठीक है, विद किसके साथ, HCl, विद HCl, वो सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि HCl है, ठीक है, उसको ये क्या कर देता है, KMnO4 ऑक्सीडाइज कर देता है किसमें, Cl2 में। ध्यान से देख लेना लाइन लास्ट वाली जो मैं बोल रहा हूं, रिपीट जो बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा आती है कि KMnO4 जो होता है उसका जो टाइट्रेशन होता है किसके साथ, HCl के साथ, विद HCl, वो सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं देता है, यानी कि उसके एक्चुअल रिजल्ट नहीं आ पाते हैं। क्यों? क्योंकि KMnO4 क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये HCl का क्या कर देता है, ऑक्सीडेशन कर देता है और उसको Cl2 में कन्वर्ट कर देता है। तो HCl में जो Cl है वो Cl2 की फॉर्म में निकल जाती है, तो HCl रहा ही नहीं, तो सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि HCl को ये क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है किसमें, Cl2। तो सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं आ पाते हैं टाइट्रेशन का, ठीक है, किसका, KMnO4 की विद HCl के साथ टाइट्रेशन का कोई सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं आ पाता। तो यहां तक की बातें बेटा अपने कंप्लीट हो चुकी है, क्लियर है। तो ये पूरा पॉइंट अभी तक हमने कितने इंपॉर्टेंट जो कंपाउंड है वो पढ़ लिए, 2। लेक्चर थोड़ा लंबा है पर काफी सारी चीजें हैं वो हमने ढंग से समझी हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर ये यही हम स्टॉप करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। लगे रहो, मेहनत करते रहो, मैं भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, और आपका जो मोरल ड्यूटी है वो आप निभाते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, दोस्तों को बताते रहें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मस्त रहें, बिंदास रहें, टेक केयर, बाय बाय।